हेलो बच्चों। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये दिमाग में उठना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करने की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, मैंने पढ़ाया था आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में, और मैंने आपके से बात करी हुई थी टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल पूछा जाता है, मिक्स ग्रुपिंग पूछी जाती है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना कि हम सेल्स का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो उसके लिए एक डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अपने घर में या अपने आसपास की चीजों में देखा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे आपने घर में कोई टॉर्च देखा होगा जो सेल से बैटरी से चलता है, तो आपने देखा होगा उसमें दो दो सेल्स हम लोग लगाए रहते हैं। इस तरीके का आपने देखा होगा, अगर टॉर्च में देखा हुआ है इस तरीके से आपने देखा होगा। इस तरीके से आपके घर में मान लीजिए टॉर्च है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक सेल लगा रहता है, इधर यहाँ पे ऐसे दूसरा सेल लगे रहता है। बैक टू बैक दो सेल्स को हम लोग लगा के रखते हैं। तो ये सेल्स को हमने क्यों लगाया? इस टॉर्च के अंदर अगर एक ही सेल होता तो क्या होता, अगर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तुरंत समझ में आ जाता है। अगर एक ही सेल होता, ऐसा ना करके हम एक ही सेल लगा रहे होते, तो जो एक ही सेल है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस करता है, और इस बैटरी इस टॉर्च को चलाने के लिए जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है उतनी ये सिंगल सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर एक सिंगल सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है, अगर हम उसको अकेले नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई लकड़ी या कोई चीज उसको तोड़ना है, मैं अकेले नहीं तोड़ पा रहा हूं उसको, तो ज्यादा लोग अगर तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे वो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति के तीन लड़के थे, उसने एक ग्रुप ऑफ क्या किया था, लकड़ियों का एक मतलब उसको बंडल दिया और वन वन करके तोड़ने के लिए बोला, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। लेकिन जब वो तीनों भाई एक साथ उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको ब्रेक कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके से है कि अगर आप सिंगल सेल की बात कर रहे हैं तो सिंगल सेल इसको बल्ब को नहीं जला पाएगा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट। तो अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो सेल्स बना दिए हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन जो करंट को प्रोड्यूस करने वाला है उसको हम लोग बोल देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, इसके अलावा आपने देखा होगा रिमोट आप लोग यूज करते हैं, तो रिमोट के अंदर आपने देखा है कि दो बल्ब लगाए रहते हैं। आपने अगर घर में अपने ऐसे रिमोट देखा होगा तो बैक साइड पे खोल के देखा होगा, इस तरीके से यहाँ पे वो दो दो सेल्स को लगाए रखते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो सिंगल सेल सफिशियंट नहीं होता है, तो वहां पे फिर हमें सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है सीरीज में और पैरेलल में। फिर सीरीज और पैरेलल से हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे दो दो सेल्स लगे हुए हैं, अगर आपके पास मान लीजिए टॉर्च में थोड़ा सा ज्यादा लाइट आए तो उसको ज्यादा करंट की जरूरत होगी। अगर आपके पास बड़ा टॉर्च है थोड़ा सा, तो उसमें आप इस तरीके से तीन सेल्स लगा देते हैं। तो दो सेल भी हो सकते हैं, तीन सेल भी हो सकते हैं आपके, और चार भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को मिला करके लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लिख देंगे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं, a single cell produces a very small amount of current. For producing large amount of current, we need cell, the combination of cell, and the combination of cell is called battery. अब जल्दी से इसको नोट करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, तो हम इनको बेसिकली अगर देखेंगे जनरली दो टाइप से हम लोग इनको कंबाइन करते हैं। अगर एक सेल ये लगाया हुआ है, एक सेल ये लगाया हुआ है, आप इस तरीके से इनको कंबाइन करिए। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है, दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप एक सेल को यहाँ पे लगा रहे हैं और दूसरे सेल को आप इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रजिस्टर्स में पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका ईएमएफ E1 है मान लीजिए, इसका E2, इसका भी E1 और इसका E2। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड
पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने रजिस्टर्स को पढ़ा हुआ था, एग्जैक्टली वैसे ही ध्यान में रखना कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात हम लोग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैं डेफिनेशन बोलता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप उसकी डेफिनेशन को लिख दीजिए, लिखो इसमें, व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड, when negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another cell, combination of such cells is called series combination। ठीक है, अब आपको पता है जो आप बड़ी वाली लाइन डालते हैं इसको आप लोग प्लस बोलते हैं, और ये छोटी वाली जो लाइन है इसको हम लोग माइनस का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक सेल ले लिया, इसका ईएमएफ E1 है, इसका सेल का ईएमएफ E2 है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। बच्चों इनका जो इक्विवेलेंट है, इनका रिजल्टेंट जो आएगा उसको मैंने इक्विवेलेंट कह दिया, और R1 और R2 का जो आएगा उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे R इक्विवेलेंट। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है और यहाँ पे एक पॉइंट C है। तो जो ये दोनों सेल्स हैं वो A और C के बीच में लगे हुए हैं, जिसमें से पहली वाली जो आपकी सेल है वो A और B के बीच में लगी हुई है और दूसरी वाली सेल B और C के बीच में लगी हुई है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो दोनों जो सेल्स है वो A और C के बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए C। तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि बैटरी का ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस IR होता है, आपको याद होगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ से भी करंट I होगा और यहाँ से भी करंट आपका I होगा, रिजल्टेंट का करंट भी आपका I होगा। और आपको मैंने पढ़ाया था जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है आपका। ठीक है, अगर आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पे लिखते हैं किसके लिए, फॉर सेल 1, पहली सेल की आप बात करते हैं, सेल 1 ये है। इसके लिए क्या होगा, देखिए आपका E1 इज इक्वल टू V1, यहाँ से सीधे मैं लिख देता हूँ, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे हम लोग V डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि दो टर्मिनल जिनके बीच में वो सेल लगा हुआ है उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आप सेल 1 की बात कर लीजिए, ये किसके बीच में लगा है, A और B के बीच में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, VA माइनस VB। और EMF E कितना है इसके लिए, E1 माइनस IR1। ठीक है, इसका इंटरनेशनल R1 है। फॉर सेल 2 ऐसी अगर मैं लिखता हूं, फॉर सेल 2, तो सेल 2 किसके बीच में लगा है, B और C के। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VC इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, VB माइनस VC इज इक्वल टू, इसके लिए EMF कितना है, E2 माइनस करंट कितना है I, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर देखना है इनके बीच में पोटेंशियल, ये दोनों सेल किसके बीच में लगे हैं, A और C के। तो अगर मैं VA माइनस VC निकालने जाता हूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, VA प्लस VB, VA माइनस VB प्लस VB और यहाँ पे माइनस VC। आप सिंपली अगर देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने VB को ऐड कर दिया और VB को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं VA माइनस VB को साथ में लिखता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे पता है, और VB माइनस VC को मैं साथ में लिखता हूं, मुझे उसकी भी वैल्यू पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो यहां से इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ये आपके पास होगी किसकी, VA माइनस VC। और VA माइनस VC क्या है, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जल्दी से इसको नोट करिए। अब यहां से आगे को मैं इसको VA माइनस VC को मैंने VAC लिख दिया इज इक्वल टू, इसको लिख दिया E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। ठीक है, अब कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ, अगर मैं इसके लिए लिखता हूं कंपेयरिंग विथ, इस सेल के लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो क्या था, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसके लिए v क्या है, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई होता है। इसका e कितना लिया है मैंने, इक्विवेलेंट माइनस आई, और इसके लिए कितना है आर इक्विवेलेंट। तो वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है मैं सिर्फ इस सेल के लिए निकाल रहा हूं, तो इस सेल के लिए मैंने निकालना है, तो v इज इक्वल टू आई आर होता था, v क्या है, वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल डिफरेंस। e क्या है आपका, ई इक्विवेलेंट, r कितना है, r इक्विवेलेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड आपके सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे तो, और यहाँ पे आपके पास यहाँ बी ए सी है, यहाँ बी सी, यहाँ ई है, ये भी ई का टर्म है, ये आई का टर्म है, यहाँ भी आई, ये आर का, तो यहाँ आर है। तो आपके पास आ जाएगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। तो दो रिजल्ट आपके पास यहाँ से निकल गए हैं। क्या सीख लिया आपने, कि अगर आप सेल्स को सीरीज में ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको टॉर्च का एग्जांपल दिया था, एक टॉर्च के साथ दूसरे टॉर्च को आप ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा था कि वहां पे ईएमएफ आपका ऐड हो जाएगा, ताकत उसकी ऐड हो जाएगी, तब वो बल्ब को जला दे रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेल्स को सीरीज में ऐड करते हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है, और साथ में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर अगर आप बोलते हैं कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन के अंदर n सेल्स होंगे, तो अगर आपके पास यहाँ पे n सेल्स होंगे, तो आपके पास n सेल के लिए आप इसको प्लस डॉट 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 यहाँ पे en कर देंगे, और यहाँ पे भी प्लस प्लस डॉट 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 rn कर देंगे। ये रिजल्ट भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने E1 E2 E3 ऐसे करके सेल्स जोड़ दिए। अब एक यहीं पे एक चीज और मैं करवा देता हूं, एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि अगर ये दोनों इस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं तो प्लस का साइन आता है, मतलब इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ा है। अगर सेल्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिवर्स टाइप का मैं कर देता हूं यहाँ पे, इस तरीके से कि एक सेल आपके पास ये है, दूसरा सेल आपके पास ये है, तो करंट प्लस से चलता है, यहाँ आई हो जाएगा, इधर आपका आई हो जाएगा, तो दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाएगी। तो जब इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर जुड़ा होता है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जुड़ा होता है, तो आप ई इक्विवेलेंट जो लिखेंगे वो E1 माइनस E2 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जोड़ते हैं का मतलब ये होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और इन केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ दिस सेल इज अपोजिट। या फिर ऐसा होता कि मान लीजिए E1 EMF वाला होता, ये E2 वाला होता, और तीसरा वाला इस तरीके से होता, फॉर एग्जांपल ये होता, ठीक है। तो इसका कैसे आप लिखेंगे, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इसकी अपोजिट है, तो E1 माइनस E2 प्लस E3 करते हैं। तो आप रिजल्ट ऐसे इसका डिस्कस कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं तो उनका EMF सम होता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए हम लोग वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ये तो हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है आपके पास, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं तो इस तरीके से इसको बना लीजिए। एक यहां ले लेते हैं आप, और एक आपने यहां पे बना देना है, ठीक है। आपने ये दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में इनको ले लेना है। मान लीजिए आपने कहना है यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे आपका सी पॉइंट, और ये इक्वल टू कर देना है आपने इस तरीके से, यहाँ पे ए लिख देना है, सी देखो इसका EMF E1 है, मान लीजिए इसका EMF E2 है, तो ये इसका E इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख देना है आपने। सपोज यहाँ से करंट I आ रही है तो दो पार्ट में चले जाएगी, इधर I1 और इधर I2 हो जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपने लिखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपने ले लिया कि लेट अस कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखो जो सारे के सारे हैं वो
दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके लिए जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। किस तरीके से बात करते हैं मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल 1 की बात करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या था, E माइनस आई आर था। अब यहाँ पे ध्यान देना सेल 1 के बारे में। सेल 1 किन के बीच में लगा हुआ है, A और C के बीच में लगा हुआ है सेल 1। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VC, ठीक है। इसका EMF कितना है, E1 माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी करंट कितना है यहाँ I1, और यहाँ पे आपका R1 हो जाएगा। अब हमने VA माइनस VC को VA माइनस VC इज इक्वल टू V से मान लीजिए मैंने इसको V बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से अगर आप I1 R1 निकालेंगे तो E1 माइनस V हो जाएगा, और यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी E1 माइनस V अपॉन आपके पास R1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे सेल 2 के लिए, सिमिलरली आप सेल 2 के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसको नोट करो जल्दी से बच्चों। अगर यहाँ पे आप सेल 2 के लिए लिखते हैं तो सेम चीज रहेगी, सेल 2 भी A और C के बीच में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए EMF कितना है, यहाँ पे देखो E2 है, करंट कितना है इधर I2, और यहाँ पे कितना है आपका R2 है। तो यहाँ पे आपका V इज इक्वल टू E2 माइनस I2, और यहाँ पे आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये हो जाएगा आपका I2, और यहाँ पे हो जाएगा R2, और यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2। जल्दी से आप नोट कर लीजिए I1 और I2 की वैल्यू को। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए इस सर्किट में बात कर रहे हैं, तो जो टोटल करंट I है वो सम है किसका, I1 और I2 का। देखिए आपके पास जो I करंट है वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक I1 और एक I2। तो आप यहाँ लिखेंगे कि I इज इक्वल टू किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। और I कितना निकाला था मैंने अभी, I1 कितना निकाला, E1 माइनस V अपॉन R1, और ये था आपका E2 माइनस V अपॉन R2। ये वैल्यू आ गई आपकी I की, कितना था E1 माइनस V अपॉन R1, और एक था आपका E2 माइनस V अपॉन R2। आप इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे आप E1 अपॉन R1 प्लस सॉरी माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन ले लो V, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब सिंपल इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अब इसको इधर ले आइए, तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1। एलसीएम इसका ले लिया हमने, अपॉन R1 R2 हो जाएगा, और माइनस हो गया आपके पास यहाँ पे I, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें। अब क्या करता हूं मैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका एलसीएम ले लेता हूं। मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिखे, मुझे लगा कहीं समझने में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा आपका कितना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं माइनस I R1 R2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे R1 R2 से R1 R2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो आपका R2 प्लस R1 जो है वो आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये वाले टर्म के साथ जो है। अब यहाँ से आपका V निकल जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला टर्म अपॉन में चला गया, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो फिर से इसका जब अब हम लिखने जाएंगे इसके लिए, अब आप इसके लिए लिखने जाओगे तो देखो VA माइनस VC करके इसकी भी इक्वेशन बनेगी। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, देखो अगर आप बात करते हैं इसके लिए फॉर कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं इसके लिए, तो यहाँ क्या होगा VA माइनस VC, इसके EMF कितना है E इक्विवेलेंट, करंट कितना रहेगा I माइनस E माइनस आई आर था आपका, E इक्विवेलेंट माइनस I, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, ठीक है।
ये रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा। तो VA माइनस VC को हमने क्या लिया था, V बोला था, VA माइनस VC हमारा कितना था, V। तो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग। ठीक है, अब ये सर्किट आपने बना ही लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। इनको कंपेयर करोगे आप तो क्या निकल के आने वाला है, देखिए यहाँ पे आपके पास V है, यहाँ V है, यहाँ पे E इक्विवेलेंट लिखा है, यहाँ इतना सब लिखा हुआ है। तो E इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, देखो आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब R इक्विवेलेंट को अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ पहले कि अगर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करोगे तो आप R1 प्लस R2 अपॉन R2 प्लस R1 हो जाएगा ना, R1 R2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, R1 से R1 कैंसिल और R2 से R2 कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को ऐड करते थे, वैसे ही सेल्स में भी इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करना है। और जैसे पैरेलल में था कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, थोड़ा सा पार्ट इसमें और रह गया है। अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये आपने दो फॉर्मूले नोट कर लिए हैं। अगर आपके पास n सेल्स होंगी, यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास अगर n सेल होंगी, तो बच्चों आप क्या कह दोगे कि भाई अब कुछ नहीं करना है, हमने प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn कर देना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए इस रिलेशन को हम लोग आगे लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 कर सकता हूँ, यहाँ से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये कैंसिल आउट हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब इसको डिवाइड कर दो, R1 R2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये आपका बन जाएगा, देखिए E1 अपॉन R2 प्लस E1 अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R1। E1 R2 था यहाँ पर, E2 R1 था। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आप, R2 से R2 कैंसिल होगा तो E1 अपॉन R1 और यहाँ पे E2 अपॉन R2 आ जाएगा। तो आपने कहा कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2। फिर आपसे अगर पूछ दिया जाता है कि भाई अगर n सेल्स हैं तो n सेल्स के लिए आप क्या करोगे, तो आपने सिंपल सा बोल देना है कि n सेल के लिए आपने क्या करना है, इनको n टाइम्स आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे आप प्लस डॉट 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 प्लस EN अपॉन RN। तो आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें देख ली है कि आपका सेल्स को किस तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने भी जो टॉपिक देखा, हमने पहले देख लिया है कि सेल सेल क्या होता है, सेल का फिर हमने देख लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर हमने देख लिया है सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कॉम्बिनेशन आपके पास टॉपिक रहता है कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम करंट किस तरीके से आप लोग निकालने वाले हैं। तो देखो जो ये आपने पढ़ा है वो आपको कितना हेल्प करने वाला है, देखिए अभी हम कहीं पे सेल्स को सीरीज में ऐड कर रहे हैं, कहीं पे हम सेल्स को पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। तो हमको बेसिकली ये समझना है, जैसे मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं सीरीज में भी ऐड कर रहा हूं, पैरेलल में भी कर रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे कब सीरीज ऐड करना है, कब मुझे पैरेलल में ऐड करना है। तो मैंने हेडिंग डाल देना है, आप लिखिए, हेडिंग लिख सकते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास ये आपके सेल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ पे n सेल्स को ऐड कर दिया है सीरीज में, ठीक हो गया, और इनके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, मान लीजिए कैपिटल R, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने n सेल्स लगा दिए हैं। ठीक हो गया,
और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर है। तो आप इसकी इंग्लिश थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर n cells are connected in series of EMF E and internal resistance R। हर किसी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है। लेट कैपिटल R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सर्किट एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब देखो, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि सेल्स को आप ऐड कर देते हैं। तो अगर E1 E2 दो थे तो E1 प्लस E2 कर दिया था। तो यहाँ पे E कितने E हैं? N है। तो टोटल EMF की सीधे मैं बात करता हूँ। देखो टोटल EMF, इसको टोटल EMF की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 E। कब तक होंगे? अप टू N। कितने हैं? N है, तो यहाँ पे हो जाएगा अप टू N कर रखा आपने। अब ऐसे कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि अभी पढ़ा था कि जब सीरीज में होते हैं सेल्स तो उनको सीधे सीधे हम लोगों को ऐड कर देना होता है। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? NE। ठीक है, और फिर ऐसी बात करूंगा अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात मैं करता हूं तो बच्चों वो कितना था? स्मॉल r, उसको भी R1 प्लस R2 कर देते थे हम लोग प्लस R। कब तक? अप टू N है, तो ये हो जाएगा आपका NR। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो जो ये NR आ रहा है और ये कैपिटल R है, दोनों आपस में सीरीज में है, तो NR प्लस R हो गया। तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल EMF कितना है आपके पास? NE है अपॉन NR प्लस R। ये आपके पास, अगर आपके पास N सेल्स जुड़े हुए हैं सीरीज में तो उस N सेल से कितना करंट फ्लो करेगा उसका फॉर्मूला है। इसको आप नोट करिए। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। NE हो जाएगा अपॉन इनका NR हो जाएगा RR का, और ये R जुड़ गया। I इज इक्वल टू E अपॉन R। ओम्स लॉ जो हमारा है वो हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्पेशल केस लगाना शुरू करते हैं। स्पेशल केस के अंदर फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं। हम एक बार कंसीडर कर लेंगे बच्चों कि जो R है आपका, जो कैपिटल R है वो ग्रेटर देन NR है। R आपका NR से बड़ा है, कैपिटल R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NR से बड़ा है तो नेग्लेक्टिंग NR। अब NR को नेग्लेक्ट कर दोगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NE अपॉन कैपिटल R, यानी कि N इंटू E अपॉन R इज इक्वल टू N इंटू करेंट फ्रॉम वन सेल। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आप कह रहे हैं कि जब आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उस केस में जो आपका करंट है वो n टाइम होता है करंट फ्रॉम वन सेल। एक सेल से जो करंट है उसके n टाइम्स होगा। कब? जब आपके पास R की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी NR से। सेकंड केस यहीं पे डिस्कस करते हैं, फिर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, अभी सोचना थोड़ा सा। R छोटा है NR से, तो इस केस में आप नेग्लेक्टिंग, किसको नेग्लेक्ट कर देंगे आप? उस केस में आप नेग्लेक्ट कर देंगे R को। अगर R छोटा है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? NE अपॉन NR होगा बच्चों। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। NE अपॉन NR होगा तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? E अपॉन, तो इसको आप लिख सकते हैं करंट फ्रॉम वन सेल इज इक्वल टू करंट गिवन बाय वन सेल। तो आप सबसे पहले तो ये सोच लो कि कौन सा वाला, ये आई ग्रेटर होगा या ये आई ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आई ग्रेटर है, क्योंकि ये एक सेल का जो करंट है उसका n टाइम्स है, और जबकि इस वाले की बात कर रहा हूं तो वो एक सेल के बराबर ऐड देगा। तो कहने का मतलब है कि हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देखना है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होगा, जैसे कि R ग्रेटर देन NR है, तो उस कंडीशन में हम सेल्स को सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला था कि सेल्स को कभी हमें सीरीज में ऐड करना पड़ता है, कभी हमको पैरेलल में ऐड करना पड़ता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कब हमको उनको सीरीज में ऐड करना है, कब उनको पैरेलल में ऐड करना है। तो जब आपका एक्सटर्नल रजिस्टर बहुत ज्यादा होता है
किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में, तो करंट जो है वो n टाइम्स बन जा रहा है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमको उनको कैसे ऐड कर देना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो मैंने कहा मैक्सिमम कंडीशन ऑफ करंट, तो आपने बोला कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन internal, the sum of internal resistances, in that case we combine the resistors in series। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग सेम इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप इस तरीके से और ले लो, अब डॉट 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 यहाँ पे मतलब बीच में आप डॉट डॉट कर दीजिए, n सेल्स हो गए ना, यहाँ पे आपका n सेल्स हो जाएगा। जैसे इसका E1 है, इसका आपका E2 है, इसके लिए आपकी वैल्यू E3 है, यहाँ रजिस्टर R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे कितना है आपका R3 है, वही वाला पॉइंट यहाँ पे A हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट C है, यहाँ से करंट आपका I जा रहा है, तो I फिर क्या होगा, जितने उसको सेक्शंस मिलेंगे उतने सेक्शंस में वो डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो पहले आप। सेम इसको हम लोग ई लेके चल रहे हैं और इसको हम लोग आर लेके चल रहे हैं, जैसा प्रीवियस में किया था वैसे ही सेम यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल ईएमएफ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हमारा कुछ नहीं होगा, जब हमें पता है ए और सी के बीच में ये वाला ये वाला ये वाला लगा है, तो ईएमएफ ऑफ वन सेल हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इज इक्वल टू ई हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होते हैं आपके, 1/r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट कैसे किया था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn था। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। तो 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/r, तो कितने हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे n सेल्स लगा रखे हैं हमने, n की जगह हमने यहाँ पे n सेल्स कर दिया, तो ये m/r हो जाएगा, ये अप टू m रहेंगे ना, m/r हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू, 1/r इक्विवेलेंट की। तो यहाँ से आपका जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा R/m हो जाएगा। ठीक है, या आपके पास R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/m। इस सर्किट को अब मैं कंप्लीट अगर करता हूँ, चलिए अभी नीचे तो जगह रहनी गई, इधर साइड अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो मान लीजिए हमने इसमें एक एक्सटर्नल रजिस्टर R लगा रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस तो वो हो जाएगा R प्लस R इक्विवेलेंट, यानी कि R प्लस R/m, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका सर्किट का, R प्लस R/m हो जाएगा। तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू, करंट I होता है आपका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ कितना है आपका, टोटल ईएमएफ आपके पास E है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो E अपॉन R प्लस R/m, तो ये आपके पास करंट का फॉर्मूला आ जाएगा जब ये कैसे कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे। इसको हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम एलसीएम लेकर के और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E अपॉन mr प्लस R/m, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा me अपॉन mr प्लस R हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कैसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो आपने कहा ये वैल्यू होती है। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट की बात करें तो बच्चों अगर इसकी बात करेंगे तो I मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन करते हैं, फिर से वही दो स्पेशल केसेस को डिस्कस कर देते हैं। देखिए अब इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए यहाँ से, और इसी फॉर्मूले में मैं दो चीजें अभी आपको डिस्कस करके दिखाने वाला हूँ। कैसे, पहला कंडीशन वही वाला कैपिटल R के साथ रिलेशन देखना है और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, R मान लीजिए छोटा है R/m से, R छोटा है R/m से, तो आप क्या कर देंगे, आप करेंगे कि भाई नेग्लेक्टिंग R,
आपने कहा कि जो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहा हूं वो R अपॉन M के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो आपने कहा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो I कितना हो जाएगा आपका E अपॉन, ये छोटा है तो आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो R अपॉन M आ जाएगा, यानी कि बच्चों M इंटू E अपॉन R, यानी कि M इंटू करेंट फ्रॉम वन सेल। तो आपने कहा कि आपके पास जो I है वो M इंटू, ये आपने लिख दिया, चलिए जो लिख ही दिया ऑलरेडी, कि M टाइम्स करंट फ्रॉम वन सेल हो गया। सेकंड केस हम बात कर देते हैं, R इज ग्रेटर देन R अपॉन M। तो उस केस में क्या होगा, फिर R अपॉन M को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R। तो ये क्या है, करंट फ्रॉम वन सेल, करंट फ्रॉम वन सेल हो गया। तो आप दोनों जरा मुझे जरा खुद से दिमाग लगा के बताना, जरा दोनों को कंपैरिजन करो और दोनों कंपैरिजन करने में तुम्हें कौन सा वाला करंट बड़ा नजर आ रहा है। तो जो करंट तुम्हें बड़ा नजर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, ये वाला करंट बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि ये M टाइम्स है। तो आपने क्या देखा कि जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, यहां ध्यान दीजिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल होता है उस टाइम पे आप लोग क्या कर लेते हैं, उस समय आप कैसा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, क्यों, क्योंकि उस समय आपका जो टोटल करंट है वो M टाइम्स हो रहा है। अब आप दोनों कॉपी में आपने जो अगर नोट कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में आपके पास करंट M टाइम्स तब हो रहा था जब R ग्रेटर था, जब R ग्रेटर, आप देखिए सीरीज में क्या था, जब R ग्रेटर था, R आपका ग्रेटर हो रहा था, तो उस केस में R ग्रेटर था, तो उस केस में आपका जो करंट था वो M टाइम्स था, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जब R स्मॉल है आपका, तो I जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, M टाइम्स हो रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है, आपको एक ऐसी डिवाइस रन करनी है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो वहां आप सेल्स को पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं, वहां पैरेलल में लगा देंगे। और अगर आपके पास इस तरीके का सर्किट बना हुआ है जहां पे आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो बहुत हाई है, तो वहां पे आप लोग सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। तो आप इसको एट द एंड ऐसा नोट कर भी सकते हैं, एग्जाम में इसी तरीके का आपका स्टेटमेंट पूछ के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, when the external resistance is very large, when external resistance is very large, we use, when external resistance is very large, we use series combination of cells, and when external resistance is very small, we use parallel combination of cell। तो हमने सीरीज भी देखा, पैरेलल भी देखा, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को पूरा प्रॉपरली समझ लेंगे, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग आपको फिर थोड़े से टाइम में समझ में आ जाएगी। थैंक यू।